अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अभी हम लेके आए हैं जी आपके लिए पार्ट 3 अपने पास्ट पेपर का, जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था उस वीडियो का तीसरा हिस्सा जो है वो हम लेके आए हैं आपके लिए। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जी पीटीएस के जो अहम सवालात पिछले पेपर्स में आ चुके हैं वो और उनके जवाबात। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल आ रहा है जी इसमें थर्ड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 61। अ प्रीमी ग्रेविडा पेशेंट एट 34 वीक gestation presents with a history of not having felt fetal movements for 24 hours. Which one of the following statement is most appropriate? प्रीमी ग्रेविडा कहा जाता है जी कि एक ऐसी खातून जो पहली मर्तबा प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। तो उसके वाले से कहते हैं कि 34 वीक्स की जेस्टेशन है, 34 हफ्ते का हमल है एक खातून को जो पहली मर्तबा प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। और उसकी हिस्ट्री में उसको बता रहे हैं कि जी उसको 24 घंटे के दौरान बच्चे की मूवमेंट का कोई एहसास नहीं हुआ है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो इनमें से कौन सा काम है जो हमें करना चाहिए कि शी प्रोबेबली हैज़ एन इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, कि शायद उसके पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर ही बच्चे की डेथ हो चुकी है। यू शुड इमीडिएटली अरेंज ट्रांसफ़र टू लेबर वार्ड फॉर अर्ली इंडक्शन लेबर प्रोवाइडिंग द बेबी इज़ स्टिल अलाइव, कि आपको फौरी तौर पर जो वो उसको आप शिफ्ट करेंगे लेबर वार्ड के अंदर और उसके बच्चे की जो वो सी सेक्शन या डिलीवरी करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ शी शुड हैव अर्जेंट एंटीनेटल कार्डियोटोकोग्राफी, CTG उसका हम करेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर भी है। शी शुड हैव एन अल्ट्रासाउंड स्कैन, उसका अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जा सकता है। नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि जब हम उसका CTG करते हैं ताकि बच्चे की हेल्थ और वेल बीइंग जो है उसको हम चेक कर सकें। नेक्स्ट पे हमारे पास है जी कि टैकीकार्डिया इज़ एनी पल्स अबव। टैकीकार्डिया हम किसको कहते हैं जी? टैकीकार्डिया कहा जाता है जब दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ जाती है, तो वो हो जाएगी 100 बीट्स पर मिनट या इससे अबव होती है तो उसको हम टैकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन एनाटॉमिकल टर्म्स डॉर्सल मीन्स, कि एनाटॉमी के लिहाज से डॉर्सल का मतलब क्या होता है? तो डॉर्सल मीन्स बैक, किसी भी चीज़ की पिछली साइड जाने होगी तो उसको हम डॉर्सल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सपेल्ड एयर फ्रॉम द लंग्स कंटेन्स हाउ मच ऑक्सीजन, कि जो हम सांस बाहर निकालते हैं, जो फेफड़ों से बाहर हवा निकलती है, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है? तो दैट इज़ नियरली 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाइपॉक्सिया यूजुअली रिजल्ट्स इन व्हाट कलर स्किन, कि अगर किसी को हाइपॉक्सिया हो जाता है, उसमें ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, तो उसका जो कलर है वो कैसा होगा? तो उसका है जी साइनोटिक। इसके बाद है कि जी एज एन EMT यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट विद अ पेनिट्रेटिंग आई इंजरी यू शुड, अगर एक पेशेंट जो है उसकी आँख में कोई चीज़ अंदर धंस चुकी है तो आप एज एन EMT आप उसका क्या इलाज करेंगे? अगर आप इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है तो आपको वहाँ पे क्या करना है? तो इसका पहला ऑप्शन है जी कि रिमूव द पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट स्लोली एंड केयरफुली, कि बिल्कुल आहिस्तगी से आराम से उस पेनिट्रेट किए हुए जो अंदर घुसी हुई चीज़ थी उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ऑप्शन बी जो कि इसका सही जवाब है, सिक्योरिंग द पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कि जो चीज़ आँख में लगी थी उसको वहीं पर सिक्योर कर देंगे, उसके इर्द गिर्द पट्टी वगैरह ड्रेस वगैरह लगा देंगे, उस चीज़ को बाहर नहीं निकालेंगे। ऑप्शन सी रिमूव द ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ लेस दैन 5 मिलीमीटर्स डीप, कि अगर वो 5 मिलीमीटर से कम आँख में घुसी हुई है तो फिर हम उसको निकाल लेंगे। रिमूव द ऑब्जेक्ट इफ़ द विजन इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, कि अगर उसकी नज़र मुतासर नहीं हुई है और नज़र के सामने रुकावट नहीं आ रही तो फिर उस ऑब्जेक्ट को हम निकाल लेंगे। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 67 है कि 65-year-old woman has a 2-year history of mucus diarrhea due to a large villus adenoma of the rectum. She is also taking digoxin and diuretics for chronic congestive failure. Which of the following investigations would be most helpful prior to surgery? कि सर्जरी करने से पहले हमें उसकी कौन सी चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए? कि वो एक फ़ीमेल पेशेंट है जो कि 65-year-old है, डिजॉक्सन वो इस्तेमाल कर रही है और डायूरेटिक्स भी ले रही है, ठीक है, कंजस्टिव फेलियर की वजह से। तो उसको हमें जब ट्रीट करना है, उसकी सर्जरी करनी है विलस एडेनोमा की वजह से, जो कि रेक्टम के अंदर एक दाना सा बन जाता है, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो सर्जरी से पहले हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे? तो उसका जो सही जवाब है जी वो है हमारा सीरम पोटाशियम, पोटाशियम लेवल को हम चेक करेंगे, क्योंकि यूरिन के साथ ये चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन अ COPD पेशेंट एट व्हाट लेवल SpO2 इज़ ऑक्सीजन इंडिकेटेड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग, कि COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का अगर कोई पेशेंट होता है तो उसको हम कौन सा ऐसा लेवल होता है SpO2 का कि हम उसको ऑक्सीजन रिकमेंड करते हैं, यानी ऑक्सीजन ट्रीटमेंट उसका, ऑक्सीजन थेरापी शुरू कर सकते हैं। दैट इज़ बिलो 92%। इसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ब्लड इन द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस का मतलब होता है जी, पहले भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुका था कि अगर एयर आ जाती है तो प्लूरल स्पेस के दरमियान, तो प्लूरा कहा जाता है जो हमारे लंग्स की प्रोटेक्टिव लेयर है,
फेफड़ों के बाहर की जानिब एक झिल्ली होती है जिससे इसको कवर किया हुआ होता है, लंग्स को एक पैकेट होता है जिसके अंदर वो पैक्ड होते हैं। तो उसके अंदर अगर ब्लड आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जी हीमोथोरैक्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे चलते हैं जी। व्हेन अटेंडिंग अ पेशेंट विद स्टेटस एपिलेप्टिकस इट इज़ इम्पॉर्टेंट नेवर टू फॉरगेट टू चेक। अगर एक पेशेंट का स्टेटस एपिलेप्टिकस है यानी एपिलेप्सी में है या उसको दौरे पड़ रहे हों तो हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान जो है वो रखना चाहिए, किस चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऑप्शन ए है जी प्रेजेंस ऑफ मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट, ऑप्शन बी ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन सी पेटेंसी ऑफ एयरवे, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट जो आंसर है दैट इज़ पेटेंसी ऑफ द एयरवे, कि अगर किसी को दौरा पड़ता है तो उसके सांस का रास्ता ओपन रहना चाहिए। ठीक है, ब्रेसलेट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लड ग्लूकोज लेवल आप बाद में चेक कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं होता। इसके बाद है जी कि विच वन ड्रग इज़ यूज्ड टॉपिकली फॉर जेनिटल हर्पस इन्फेक्शन। जेनिटल हर्पस की जो इन्फेक्शन होती है उसके लिए हम जिल्द के ऊपर कौन सी दवाई लगा सकते हैं, तो दैट इज़ एसाइक्लोवीर, इसकी ऑइंटमेंट हम लगा सकते हैं। इफ़ कार्बामेज़ापाइन इज़ प्रिस्क्राइब्ड वन शुड मॉनिटर। अगर कार्बामेज़ापाइन किसी को प्रिस्क्राइब की गई है तो हमें उसके लिए क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए, मॉनिटर करनी चाहिए ये मेडिकेशन जब चल रही हो तो ऑप्शन ए है जी रीनल फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन बी है लिवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन सी है बोथ अबव और ऑप्शन डी है ऑल अबव, सेम ही है, एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका है कि बोथ अबव कि उसके RFTs और LFTs को हम मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिड्रीन ब्लॉक्स विच रिसेप्टर्स। के एफिड्रीन जो है ये कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, ओनली अल्फ़ा, ओनली बीटा, बोथ अल्फ़ा एंड बीटा, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इसमें नन ऑफ द अबव आता है क्योंकि एफिड्रीन जो है ये आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, उसको ब्लॉक नहीं करती। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज्ड बाय विच ड्रग कैन बी रिवर्स्ड बाय फ्लोमाजिनिल। ठीक है जी, कि फ्लोमाजिनिल की वजह से जो फ्लोमाजिनिल है ये किस चीज़ के असर को ख़त्म कर सकती है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के। तो इसमें जी मिडाज़ोलाम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, केटामीन, प्रोपोफोल और फेंटनिल वगैरह पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फेज़ 2 रिएक्शन ऑफ अ ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स। कि फ़ेज़ 2 जो होता है ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी जब ड्रग बॉडी के अंदर चली जाती है तो वहाँ जाकर वो उसमें जो चेंजेस आते हैं उसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 होता है जी एक्टिवेशन ऑफ ड्रग, पहला होता है डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ ड्रग कि ड्रग एक्टिव कैसे हो जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि अ मेडिसिन मस्ट बी डिस्कार्डेड इफ़ इट डैश। एक मेडिसिन को हमें कब डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है, ज़ाया कर देना है, वेस्ट कर देना है। कब वेस्ट कर देना है जी? 6 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायर होने से 6 माह पहले। एक्सपोज टू सनलाइट फॉर मिनिमम टाइम, अगर वो कम से कम वक्त के लिए सूरज की रोशनी में आई है। चेंजेस कलर सिग्निफिकेंटली, कि अगर वाज़े तौर पर उसकी रंगत तब्दील हो चुकी है। डी ऑल ऑफ अबव एंड ई नन ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ चेंजेस कलर सिग्निफिकेंटली, कि अगर दवाई अपनी रंग या बू बदल लेती है तो उसको फौरी तौर पर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपीयरेंस ऑफ रेड सोलन नेजल म्यूकोजा फ्रॉम एलर्जी टू रैगवीड पोलन हैज़ बीन मीडिएटेड बाय। आम तौर पर जो जिसको हम आशोबेचेशम भी कहते हैं या जिसमें हमारी नोज़ वगैरह जो हो जाती है, पोलन एलर्जी भी इसको कहा जाता है, इसको हे फीवर भी कहा जाता है, रैगवीड एलर्जी भी इसको कहते हैं, काफ़ी सारे इसके नाम हैं। तो एलर्जीज़ जो होती हैं इसमें सबसे पहले जो चीज़ मीडिएट करती है दैट इज़ हिस्टामीन। तो हिस्टामीन सबसे पहले को एक्टिवेट करती है। बेरी एन्यूरिज्म डिफेक्ट लाइज इन। अगर बेरी एन्यूरिज्म होता है, ये खून की नालियों की बीमारी होती है, तो इसकी वजह क्या होती है? वो कहते हैं डीजनरेशन ऑफ इंटरनल इलास्टिक लेमिना, कि जो खून की नालियों के अंदर की लचकदार लेयर होती है उसकी डीजनरेशन, उसका ख़राब हो जाना। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर भी यही है, ऑप्शन बी है जी डिपोजिशन ऑफ म्यूकॉइड मटेरियल इन मीडिया, कि मीडिया के अंदर जो कोई म्यूकॉइड मटेरियल, म्यूकस वगैरह उसके अंदर शामिल ज़्यादा हो रहा है। डिफेक्ट इन मस्कुलर लेयर, कि जो ब्लड वेसल्स की मस्कुलर लेयर थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, या डिस्टर्बेंस इन वेसल वॉल। तो एक्चुअली डिस्टर्बेंस इन वेसल वॉल में तो ऊपर वाले तीनों ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर जो दैट इज़ डीजनरेशन ऑफ इंटरनल इलास्टिक। इसके बाद है जी एंटी कोएगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर कोएगुलेशन टेस्ट। कोएगुलेशन टेस्ट जब हम करते हैं ब्लड का तो उसके लिए जो हमारा एंटी कोएगुलेंट हमारा होना चाहिए ऑफ चॉइस या बेहतर, जिसको समझा जाता है दैट इज़ 3.5% सोडियम सिट्रेट। इसके बाद आता है जी ओवर सेवरल डेकेड्स, कई दिहाइयों तक, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेल्ड पोल्यूटेंट्स इज़ मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस एक्सटेंसिव पुल्मोनरी फिब्रोसिस। तो बहुत ज़्यादा मतलब कई दिहाइयों तक कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको ये समझा जाता रहा है कि उसकी वजह से पुल्मोनरी फिब्रोसिस होता है, यानी फेफड़ों के अंदर सख्ती पैदा हो जाना और अंदर की जो लेयर थे उसका मतलब फिब्रोसिस हो जाना।
तो उसका जवाब जो है दैट इज़ टोबैको स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइटिंग कैन हेल्प विद प्रॉपर सैनिटाइजेशन by keeping disease carrying pests away from entrance. Which kind of lighting is most attractive to flying pests? कि लाइटिंग जो होती है ये हमें मदद करती है प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ साथ कि इससे हमारे जो कीड़े पतंगे वगैरह होते हैं जो डिज़ीज़ को फैला सकते हैं वो दूर रहते हैं। तो कौन सी ऐसी रोशनी है जो पेस्ट्स को ज़्यादा पसंद है? तो सोडियम वेपर लाइटिंग है, फ्लोरेसेंट लाइटिंग है, अल्ट्रावायलेट लाइटिंग है, इनकैंडिसेंट लाइटिंग है, या नन ऑफ द अबव इसमें आएगा। फ्लोरेसेंट यानी कि जो चमकदार रोशनी होती है वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 1994 का जो आज़ा की पैवंदकारी का जो कानून है, व्हाट पनिशमेंट फॉर डॉक्टर इफ़ फाउंड गिल्टी? अगर कोई डॉक्टर को जुर्म करता है तो उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है? तो इसका आंसर है जी मोर देन 5 ईयर्स। इसके बाद है कि जी वेयर पल्सटाइल लिवर एंड एसाइड्स इज़ फाउंड, कि जब पल्सटाइल लिवर होगा और एसाइड्स होंगे तो कौन सी ऐसी शुरू हो सकती है? वो होता है जी ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन, TR इसका करेक्ट आंसर है। क्रिटिकल पुल्मोनरी स्टेनोसिस में नहीं हो सकता, MR और MS में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाते हैं जी कि 84 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास कि मोस्ट फूड बॉर्न डिजीज़ गो अनडायग्नोज्ड बिकॉज, ज़्यादातर जो खुराक से फैलने वाली बीमारियां हैं वो अनडायग्नोज्ड गुजर जाती हैं, उनका डायग्नोसिस नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है? कि सिम्टम्स मे नॉट अपीयर फॉर अ वीक और मोर, कि उसकी अलामात जो वो एक हफ्ते तक या इससे ज़्यादा तक भी ज़ाहिर नहीं होती हैं। सिम्टम्स यूजुअली अपीयर ड्यूरिंग फ्लू सीज़न, कि आमतौर पर फ्लू के सीज़न में जो है इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। और ऑप्शन सी है कि द सिम्टम्स आर नॉट सीरियस इनफ टू वारंट अ हॉस्पिटल विजिट। तो ये इसका सबसे जो इसका करेक्ट आंसर है वो यही है सबसे बेहतर, कि इसकी जो अलामात होती हैं वो आमतौर पर अलामात इतनी सीरियस नहीं होती कि डॉक्टर के पास जाके विजिट किया जाए, इस वजह से वो अनडायग्नोज्ड रह जाती हैं। ठीक है जी। मोस्ट विक्टम्स डाई बिफोर ट्रीटमेंट, के इलाज से पहले ही बहुत से लोग मर जाते हैं, तो ये ज़ाहिर ऑब्वियस है कि ये जवाब इसका नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि विच ड्रग इज़ गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, कि माँ से बच्चे में एड्स मुंतकिल ना हो या HIV मुंतकिल ना हो, तो इसके लिए कौन सी दवा जो है वो दी जाती है, कौन सी ड्रग जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती है? तो इसमें कि जी अबैकावीर दी जाती है। ये आपकी बॉडी के अंदर या पेशेंट की बॉडी के अंदर जो वायरल लोड होता है उसको कम करती है। तो वायरल लोड जितना कम होता है उतना ही आगे उसके ट्रांसफ़र होने का रिस्क भी कम हो जाता है। इसके बाद रीपरफ्यूजन इज़ यूज़फुल फॉर स्टंट मायोकार्डियम, पहला ऑप्शन जो है वही इसका करेक्ट है। हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम में नहीं हो सकता, नॉन स्कीमिक वाइबल मायोकार्डियम में नहीं हो सकता, मिक्स्ड स्कीमिक मायोकार्डियम में नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव में नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। देन है जी स्टैक मेथड ऑफ डेंटल एस्टिमेशन इज़ यूज्ड फॉर, स्टैक मेथड जो है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है जी? इसमें एक्चुअली दांत का वेट जो वो चेक किया जाता है, तो ये होता है जी इन्फेंट्स के लिए। ठीक है जी, तो उनके लिए जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल करें। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज़ बाय, कि इन्फेक्शन की चेन जो है उसको रोकने के लिए, कि इन्फेक्शन लोगों में एक दूसरे में मुंतकिल ना होती है, आगे से आगे ना बढ़ती है, इसको रोकने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है जी? इसमें जी परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन, कि आप अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखेंगे, वेयरिंग ग्लव्स, आप दस्ताने इस्तेमाल करेंगे, प्लेसिंग पेशेंट्स इन आइसोलेशन, की मरीज़ को आप आइसोलेट कर देंगे, अकेला कर देंगे एक साइड पे, उसको अलग वार्ड में अलग जगह पे सेपरेट कर देंगे। प्रोवाइडिंग प्राइवेट रूम्स फॉर ऑल पेशेंट्स, ये तो पॉसिबल नहीं होता कि तमाम पेशेंट्स को ही आप प्राइवेट रूम्स देना शुरू कर दें, तो इसमें सबसे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ प्लेसिंग पेशेंट्स इन आइसोलेशन, की जो इन्फेक्शन है इन्फेक्टेड पेशेंट को आप अलग कर देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जी। अ नर्स इज़ प्रिपेयरिंग अ रूम फॉर अ पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB के, एक मरीज़ है TB का, उसके लिए नर्स जो है वो एक कमरा तैयार कर रही है। द स्पेसिफिक एस्पेक्ट फॉर दिस टायर ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इज़ दैट द केयर शुड इंक्लूड, कि इसके लिए जो तैयार करने के असूल हैं, जो कवायद ज़वाबित हैं ऐसे मरीज़ के लिए, तो उसमें कमरे में तैयारी में कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या उसमें होना लाजमी है? तो इसका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि अ प्राइवेट रूम विद नेगेटिव एयर फ्लो, कि एक ऐसा प्राइवेट रूम जिसमें नेगेटिव एयर फ्लो हो। नेगेटिव एयर फ्लो का मतलब ये है कि कमरे के अंदर का जो हवा का दबाव है वो बाहर के दबाव से कम होगा, ताकि अगर हम दरवाज़ा खोलते हैं या खिड़की खोलते हैं तो अंदर की हवा बाहर ना जाए, बल्कि बाहर की हवा अंदर आए, इन्फेक्टेड हवा कमरे से बाहर ना जाए। ठीक है जी। तो बाकी ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे कि हैंड हाइजीन आफ्टर ग्लव्स आर रिमूव्ड, कि आप अपने ग्लव्स रिमूव करने के बाद भी अपने हाथ धोएंगे। आई प्रोटेक्शन इफ स्प्लैशिंग इज़ पॉसिबल, कि अगर कोई छींटे वगैरह उड़ने का चांस है तो आप अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट रखेंगे। डिस्पोजल ऑफ शार्प्स इन अ पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर, इसका तो बिल्कुल भी इसके साथ कोई लिंक नहीं बनता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही है कि अ प्राइवेट रूम विद नेगेटिव एयर फ्लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि डू यू थिंक यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर द टेस्ट। क्या आपको लगता है कि जी आप अपने इम्तिहान के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपने तमाम चीज़ें तैयार की हुई हैं? तो इसका आंसर येस, मे बी, विल गिव इट अ ट्राई, नीड टू वर्क मोर और नन ऑफ दी अबव। तो ये आपको फैसला करना है कि आप अपने टेस्ट के लिए तैयार हैं या नहीं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कामयाबी में हम आपका साथ दे सकें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ भी हम आपके लिए ला सकें। थैंक यू।